हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन चारों सबसे बड़ी नगरीय योजनाओं से काफ़ी उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं हम वो जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे 1921 में, और इसकी अवस्थिति क्या थी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा था वो इस तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर। और महत्वपूर्ण खोज: मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार, बैलगाड़ी और विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इस मृतकों का टीला भी कहते हैं इसे। तो इसकी अवस्थिति कहाँ थी? राख लदास बनर्जी ने की थी। इसकी जो खोज है उसको राख लदास बनर्जी ने की थी, और इसकी अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पशुपति महादेव की मोहर मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बने हुए कपड़े, सुतना कांगे डोर। इसके जो खोज करता है वो स्टीन है 1929 सन में, और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट है चहुंदड़ो। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है चहुंदड़ो। मनका बनाने की दुकानें यहाँ पाई गई हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा आमरी। एनजी मजूमदार जी द्वारा खोज की गई थी, और 1935 में की गई थी इसकी खोज। सिंधु नदी के तट पर ही इसकी खोज हुई थी, और हिरन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। कालीबंगन घोष जी ने इसकी खोज की थी 1953 में, और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये पाया गया। इस जगह को घग्गर नदी के किनारे है ये जगह कालीबंगन जो है। और यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं, ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं, और लकड़ी का हल भी मिला है।
नेक्स्ट है लोथल। आर राव ने 1953 में इसकी खोज की थी और गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। और यहाँ पर गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, शतरंज का खेल, ये सब यहाँ पर पाया गया है। सूरकोतदा जेपी जोशी द्वारा 1964 में खोज की गई थी। ये गुजरात में है और घोड़े की हड्डियाँ और मनके यहाँ पर पाए गए हैं। बनावली आर.एस. विष्ट द्वारा 1974 में बनावली की खोज की गई थी और ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर धौलावीरा आर.एस. विष्ट 1985 में इन्होंने धौलावीरा की खोज की थी और गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है ये धौलावीरा। जल निकासी के प्रबंधन और जलकुंड यहाँ साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। नेक्स्ट है हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कौन कौन से हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरण में है। फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक। सेकंड है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। थर्ड है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो है उसमें हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय मिलता है। यानी कि जो हड़प्पा की लिपि थी सबसे पहले, उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वो 3000 ईस्वी पहले मिला था। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं वहाँ पर। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती भी होती थी। कोट दीजी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगर केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन की शुरुआत जो है वो 18 ईस्वी पूर्व से हो चुकी थी, लेकिन 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। नगरीय योजना कैसी थी अब हम वो जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए बहुत जानी मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर के कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दुर्ग में निवास किया करते थे, जो कि ऊंचे स्थान पर बने होते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे। यानी जो निचले हिस्से में बने होते थे वो ईंटों से बने होते थे, जिसमें नॉर्मल लोग जो होते हैं, सामान्य लोग, वो रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह थी
कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अन्न भंडार का निर्माण बहुत ज़्यादा करते थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। यानी वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो भी काफ़ी प्रभावी था, काफ़ी अच्छा था। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानाघर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो याद करने में इजी रहेंगे। अब हम कृषि के बारे में जानेंगे कि कृषि योजना कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो है वो गेहूँ, सरसों, जौ, तिल, मसूर इनका उत्पादन होता था। कहीं कहीं पे बाजरा का भी संकेत मिला है कि होता था उत्पादन, लेकिन चावल का जो है वो बहुत ही कम साक्ष्य मिला है इसका कि चावल उगाए जाते थे। ऐसा बहुत कम ही मिला है कुछ ही जगह। तो सिंधु सभ्यता के जो मनुष्य ने सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो जगहें थी वो सूखे क्षेत्रों वाली थी, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोरतुगई अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशययुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। यानी लोथल की एक टेराकोटा की मूर्ति मिली थी जिसमें घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति से किसी भी स्थिति में अश्व यानी घोड़े केंद्रित नहीं थे। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपने व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया के सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से
हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिक लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। शिल्पकला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब हम जानेंगे इसकी संस्थाएं कैसे क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उसकी ऐसी लिपि थी जो समझना पॉसिबल नहीं था। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। नेक्स्ट हम जानेंगे धर्म के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की कैसा था। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया। इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया था। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी के रूप में पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 शुंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में तावीज़ भी प्राप्त किए गए हैं। आगे हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन शुरुआत हो गई थी, जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया।
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। यानी कि ये भी माना जाता है कि कुछ आपदाओं के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हुआ हो। पूरी तरह से सिर्फ आक्रमण कर देना, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। तो इनका माना जाता है कि क्या पता वर्षा ज़्यादा हो गई हो या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदला हो, तो जैसे इनकी खेती वगैरह में बाढ़ आ गई हो, इस वजह से भी इसका पतन हो सकता है या हो गया हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। तो ऐसा माना गया है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से भी सिंधु घाटी का पतन हुआ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और जिसे ज़रूरत हो उसे शेयर करें। जो स्टूडेंट्स हों उन्हें काफ़ी हेल्प होगी, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।